So, guys, today we supposed to start with Unit 2. This is our first lecture of Unit 2. As you can see, यहाँ पे आपको certain points दिए हुए थे contracts in infotech world. अब यहाँ पे कुछ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स और कुछ जो पॉइंट्स या टॉपिक्स है उसके लिए हम लोग एक दूसरा जो नोट्स है वो रेफर करेंगे. तो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों के पास फर्स्ट जो टॉपिक है विच टॉक्स अबाउट डिजिटल सिग्नेचर. ये बेसिकली जो हम लोगों का साइबर लॉ सब्जेक्ट नया आया, ये सिलेबस आया. उसके पहले वी यूज टू हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड आईपीआर एंड साइबर लॉ. उसके अंदर भी हम लोगों को ये सेम टॉपिक थे. वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक सिंपल वे में डायग्राम्स के साथ में. एक बार वो समझ में आया देन यहाँ पे आपको और बेटर क्लैरिटी हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में क्या बोला है. डिजिटल सिग्नेचर is a mathematical technique used to authenticate the integrity of the message. Remember, ये डिजिटल सिग्नेचर मतलब ऐसा नहीं है जैसा हम लोगों का फिजिकल सिग्नेचर होता है. It's different compared to the physical signature. बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक यूनिक आईडी प्रोवाइड होता है, एक यूनिक नंबर होता है वो मिलता है फ्रॉम सीए साइड. सीए का मतलब होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी. तो उनके साइड से यूनिक आईडी मिलता है और वही देन हम लोग आगे वेरिफिकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं. तो वी हैव दैट टेक्निक अवेलेबल जहाँ पे हम लोग वेरीफाई करते हैं. हम लोग समझेंगे बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर एंड मेनली आपको जो सिग्नेचर है वो नहीं मिलता है. वी गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम द सीए. जैसे टीसीएस जो है, टीसीएस सीए है, तो उसके पास से आपको एक बेसिकली आपको जो टीसीएस सीए जो है उसके पास से आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा. डिजिटल सर्टिफिकेट इज नथिंग बट वन स्मॉल सॉफ्टवेयर which can be installed on any one machine only once. उसको डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं और उसके अंदर आप और कुछ चीज़ें अपडेट नहीं कर सकते. तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिल आएगा जो कंप्यूटर से आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेंड करने वाले हैं ना, उसी के ऊपर वो एक ही बार इंस्टॉल होगा. 10 कंप्यूटर पे आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते. ये उसका मेन. तो आप देखो कि आपने सपोज कि अगर कोई एक ऑफिस कंप्यूटर पे अगर इंस्टॉल किया तो वो उसी के ऊपर चलता रहेगा. और ठीक है. और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसके साथ आपको अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होता है सीए के साइड से. सबसे पहले तो उस पर आएगा आपका जो कोई डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की और प्राइवेट की आएगा. काफ़ी ऐसे वर्ड सुने रहेंगे. तो अगर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट अगर भेजने वाला हूँ तो आपका जो पब्लिक की आपको वो सर्टिफिकेट के साथ में मिलता है, वो पब्लिक की यूज़ करके मैं वो डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट करूँगा सो दैट आपको छोड़ के कोई दूसरा उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए. बिकॉज वो डॉक्यूमेंट आपके डिजिटल सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्राइवेट की आपको मिलता है उसी से वो डिक्रिप्ट होगा और कोई दूसरे वे में डिक्रिप्ट नहीं हो सकता. और उसी के साथ में वही सर्टिफिकेट जो हम लोगों का होता है उसी के ऊपर आपको ये डिजिटल सिग्नेचर भी मिलता है. और प्लस जो सीए है वो सीए का भी सिग्नेचर होगा वहाँ पे, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि ये सर्टिफिकेट किसने प्रोवाइड किया हुआ है. प्लस वो सर्टिफिकेट जो है वो वैलिडिटी पीरियड के साथ में आता है, लाइक 1 साल 2 साल. उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा और रिन्यूअल अगर नहीं हुआ तो वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा और वो एक्सपायर होने के साथ में आपका डिजिटल सिग्नेचर भी एक्सपायर हो जाएगा. So this is how the concept goes. On online world, when we send or receive any document over internet, to prove the integrity of that document, that document is not tampered, for that reason we basically add our digital signature on that document, so the receiver is quite comfortable, or he's quite convinced with the received document that it is coming from the genuine source, right?
ये होता है। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम नॉन रिप्यूडिएशन भी होता है। नॉन रिप्यूडिएशन मीन्स इफ आई हैव माई डिजिटल सिग्नेचर ऑन दैट XYZ डॉक्यूमेंट, देन आई कैन नॉट डिनाई दैट आई हैव नॉट सेंड दैट डॉक्यूमेंट टू यू, because that proves that if my digital signature is there, then I cannot deny. I have to accept that that document belongs to me. So it might possible कि sometimes after sending a document some problem arise, like suppose कि अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया है और वो डॉक्यूमेंट सेंड होने के बाद में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया इंस्टीट्यूशन में, तो कोई क्या करेगा, डायरेक्टली हाथ ऊपर कर लेगा कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट मैंने सेंड नहीं किया है, मेरे नाम पे किसी दूसरे ने सेंड किया है। तो वहाँ पे वो टाइम पे आप वो डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपका सिग्नेचर है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो अगर कोई बड़े कमांड्स भी अगर लेने हैं, तो वो बड़े कमांड्स भी मैं कभी लूँगा जब उसके ऊपर जिसने भेजा है उसका डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। दैट्स इट। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट आता है, मैंने बता दिया आपको डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है। पब्लिक की कंसेप्ट आता है। सो यहाँ पे देखो, एज यू कैन सी हियर, पब्लिक की वर्क कैसे करेगा। सपोज अलाइज को बैन को कुछ भेजना है, ठीक है, अलाइज सॉरी एमी वांट्स टू सेंड समथिंग टू बैन। तो टाइम पे एमी क्या करेगी, एमी विल यूज बैन्स पब्लिक की, और ये पब्लिक की उसको कहाँ से मिलेगा, दिस इज द डेटाबेस ऑफ CA। तो CA ने जिस किसी को भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है ना, वो सारे लोगों का रिपोजिटरी यहाँ पे बनेगा। एंड वी कैन रिक्वेस्ट बैन्स पब्लिक की फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल CS डेटाबेस, जहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनके पब्लिक की यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो आप ये डेटाबेस या ये रिपोजिटरी में से उसका पब्लिक की लोगे, वो पब्लिक की के थ्रू आपका जो लेटर है उसको आप एनक्रिप्ट करेंगे, और देन यू विल सेंड इट ओवर द इंटरनेट टू बेन। बेन विल चेक हिज ईमेल, अगर वहाँ पे उसको एक एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट मिलता है तो ही विल ट्राई टू डिक्रिप्ट इट विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइवेट की। देखो यहाँ पे ये उसका प्राइवेट की है, मतलब पब्लिक की विल बी अवेलेबल टू एवरीवन, प्राइवेट की सिर्फ आपके पास सीक्रेट रहेगा, ये किसी के साथ शेयर नहीं होता है। तो प्राइवेट की आपका मिला, और वो प्राइवेट की अप्लाई करके यू हैव डिक्रिप्टेड द डॉक्यूमेंट एंड यू विल गेट द डिटेल कि ओके वो डॉक्यूमेंट के अंदर। एनक्रिप्ट करने का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को रीडेबल टू अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और डिक्रिप्ट करने का मतलब है जो नॉन रीडेबल डॉक्यूमेंट है उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, डेटा इंटीग्रिटी, यूजर ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुडिएशन। डेटा इंटीग्रिटी मुझे पता ही है कि अगर डिजिटल सिग्नेचर अगर ऐड, मतलब एनक्रिप्शन अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो टाइम पे डेटा टेम्पर होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो गए। सेकेंड थिंग कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ बैन के प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट हो रहा है, मतलब ऑथेंटिकेशन प्रूव हो गया कि दिस डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू बैन ओनली। एंड नॉन रेपुडिएशन of transaction, मतलब once the document is sent, then the sender cannot deny कि मैंने ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है। ओके, उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करेगा, पूरा कंसेप्ट ध्यान से देखो। सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एमी ने एक मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट किया है। दिस इज द मैथमेटिकल थिंग, ठीक है। क्या होता है मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। उसके बाद में एमी ने क्या किया, अब यहाँ पे आपको देखो क्या बोला, एम इज प्राइवेट की केप्ट सीक्रेटली, इसका प्राइवेट की है, उसने एक लेटर लिखा, मैसेज डाइजेस्ट कन्वर्ट किया। मैसेज डाइजेस्ट कन्वर्ट करने के लिए एमी का अपना खुद का प्राइवेट की यूज होगा टू जनरेट दिस मैसेज डाइजेस्ट, ओके। और इसके बाद में उसने लेटर को एनक्रिप्ट किया,
एनक्रिप्ट कैसे होगा, जो रिसीवर है उसका पब्लिक की यूज़ करके डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट होगा, और वो जो डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट होगा मतलब रीडेबल टू नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, उसके साथ में ये मैसेज डाइजेस्ट ट्रैवल करेगा, ठीक है। और उसके बाद में टू प्रूव द ऑथेंटिकेशन एमी ने क्या किया, अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो भी ये डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐड किया है। देखो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे, एमी कन्वर्ट्स हर लेटर इनटू अ मैसेज डाइजेस्ट by using a mathematical function. She then creates her digital signature by encrypting the message digest using her private key. तो ये जो मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट हुआ है ना लेटर के साथ में, वो उसने वापस उसके ऊपर उसने क्या किया, एनक्रिप्शन अप्लाई किया, मतलब मैसेज डाइजेस्ट जो है वो भी क्या है, एनक्रिप्टेड है। और उसके बाद में वो क्या करेगी, इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर ऐड करके ये जो है वो बैन को भेज देगी। और बैन क्या करेगा, सबसे पहले देखो उसने क्या किया, बैन रिसीविंग द ईमेल वेरीफाइज एमिस डिजिटल सिग्नेचर ऑन दैट। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले डेटाबेस में जाएगा, सीए के डेटाबेस में, वहां से एमी का जो पब्लिक की है वो यूज करेगा, बराबर है। और उसके साथ में उसने देखो क्या बोला है, यहाँ पे कहाँ गया, डिक्रिप्ट द मैसेज डाइजेस्ट बाय कंपेयरिंग द अदर वन। नाउ पब्लिक की टू डिक्रिप्ट द मैसेज डाइजेस्ट, तो ये पब्लिक की से क्या होगा, एमी ने भेजा हुआ मैसेज डाइजेस्ट जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया, डिक्रिप्ट किया, है ना। और उसके साथ में यहाँ पे एमीज लेटर जो है उसके ऊपर का जो मैसेज डाइजेस्ट साथ में आया, वो दोनों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब मैसेज डाइजेस्ट होता क्या है और यहाँ पे ये कंसेप्ट बताया क्या है। अब देखो बेसिकली मैसेज डाइजेस्ट का मतलब होता है, मैं 100 kg बासमती राइस सपोज कहीं भेज रहा हूँ। अब मैं जहाँ पे भेज रहा हूँ बहुत क्वालिटी बासमती राइस है, तो अब मैं अगर डायरेक्टली इसको भेज दूंगा जो ट्रांसपोर्ट वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे माइट चेंज द क्वालिटी ऑफ दिस राइस बाय रिप्लेसिंग इट विथ सम लो क्वालिटी राइस। तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि जब वो ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वो राइस बैग, वो टाइम पे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेनली उसका एक अलग से छोटा सा सैंपल सेंड कर देंगे हम लोग, ठीक है। वो सैंपल जो हम लोग सेंड करेंगे उससे क्या होगा, मैंने एक छोटा सा उसमें से राइस बैग में से सैंपल निकाल के ये अपना कुरियर से सेंड कर दिया, और बड़ा सा पूरा बैग जो है वो ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। तो रिसीवर जब रिसीव करेगा ना, तो वो देखो क्या करेगा, कुरियर से आया हुआ वाला मैसेज डाइजेस्ट और उसका खुद का जो पूरा बड़ा सा बैग आया है राइस बैग का, ये दोनों को मैच करेगा। अगर ये कंपेयर और दोनों वेरीफाई होते हैं कि हाँ कुरियर से आया हुआ छोटा सा सैंपल इज मैचिंग विद दिस पार्ट, देन ओनली ही विल एक्सेप्ट इट। ये बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन या ई ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको थियरी दिया हुआ है, डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट वी मीन बाय ई ऑथेंटिकेशन। आप कहीं वेबसाइट पे जाते हो तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके साथ में आपको कोई भी पिन मिलेगा, और वो पिन जब आप एंटर करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा, और उसके बेस के ऊपर यू कैन एक्सेस योर डेटा। उसके बाद में नेक्स्ट कम्स डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ऊपर हम लोगों ने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये जो भी कुछ पढ़ा है, उसका मेन रीज़न क्या है कि जब अगर आप ऐसे कोई डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में, मतलब ऑफ कोर्स डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल वर्ल्ड में ही होंगे, तो वो टाइम पे ये कैसा होता है वो हम लोग समझ पाए। सो देखो यहाँ पे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या लिखा है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने अवेलेबल नहीं रहते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आप कोई सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप ईमेल के थ्रू या कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो आपका सेकंड पार्टी उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है, यू राइट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन योर कंप्यूटर, ईमेल इट टू बिजनेस एसोसिएट ईमेल इट बैक विद एन ई सिग्नेचर इंडिकेटिंग इट्स एक्सेप्टेंस। ये एक वे हो गया। और दूसरा, हम लोग जब बहुत बार
कोई एक वेबसाइट पे या कहीं पे होता है तो वहाँ पे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, आई अग्री करके बटन रहता है. सो एज सुन एज यू क्लिक ऑन आई अग्री, आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्सेप्ट कर रहे हो, और देन यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दैट द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर. दैट्स इट. सो ये भी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का एक वे हो गया. एग्जाम्पल देखो आपको क्या दिया है. अब यहाँ पे हम लोग के पास सीए है. सीए मतलब जो सर्टिफिकेट इशू करता है, बराबर है. सो कंसेप्ट कैसे चल रहा है, यहाँ पे एलाइज है. अब सबसे पहले हो क्या रहा है, देखो एलाइज ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है. किसके साथ में, बॉब के साथ में. तो एलाइज ने एक साइनिंग सिस्टम यूज किया. साइनिंग सिस्टम मतलब द सॉफ्टवेयर विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द सीएस साइड, जिसको हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसके अंदर आप जो सॉफ्टवेयर यूज करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट को के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो क्या बोला, जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइनिंग सिस्टम में ऐड किया, तो उसके साथ क्या हुआ, अलाइज सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ, है ना, डिजिटल सिग्नेचर. और उसके बाद में ये साइन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसने आगे किसको पास ऑन किया, वेरिफिकेशन सिस्टम को. अब वेरिफिकेशन सिस्टम क्या करेगा बेसिकली, मतलब डायरेक्टली बॉब को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा. बॉब के पहले वो वेरिफिकेशन सिस्टम पे जाएगा, और वेरिफिकेशन सिस्टम डायरेक्टली रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजेगा, सीए के पास. सीए जो है वो अपने डेटाबेस में से वेरीफाई करेगा क्योंकि ये जो नाम है ये वेरिफिकेशन की है और ये सीए का साइन किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आएगा. और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनली बॉब को मिलेगा, एंड बॉब ये सर्टिफिकेट देखेगा एंड ही विल बी वेरी अश्योर्ड कि ओके जो डॉक्यूमेंट मुझे आया और उसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो जेन्यून है. तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपको जो सीए मिलता है और जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें रहते हैं वो यहाँ पे दिए. देखो लाइक वी हैव नेम, यूज़र नेम एंड अदर क्रीडेंशियल्स रहेंगे उस पर, है ना. सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट आपने किया है और उसके ऊपर अगेन सिग्नेचर रहेगा सीए का उसके प्राइवेट की के साथ में, और यूज़र का पब्लिक की रहेगा. और जो सर्टिफिकेट रहेगा उस पर यूज़र का नाम, यूज़र का पब्लिक की, सीए का नाम, वैलिडेशन पीरियड 1 साल 2 साल कितने टाइम के लिए वो वैलिड है वो, और सिग्नेचर रहेगा सीए का. और ये सेम चीज़ वो पब्लिश करेगा अपने डेटाबेस में भी. ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वर्क कैसे करता है, जैसे हम लोगों को सिंपल पता है. सो अगर कोई वेब सर्विसेज अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो टाइम पे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा कैसे, ध्यान से देखो. फर्स्ट फ्रंट एंड यूज़र है, उसने वेब सर्विस कंज्यूम करने के लिए रिक्वेस्ट दिया. देखो मतलब क्या किया, लॉग इन किया. अब उसने जो भी एप्लीकेशन के लिए जो भी वेब सर्विसेज को डिमांड किया था, यूज़र क्रेडेंशियल्स कहाँ पे जाएंगे, वेब सर्विस प्रोवाइडर के पास में. वेब सर्विस प्रोवाइडर अपना जो रिपोजिटरी या डेटाबेस है वहाँ पे कनेक्ट करके वेरीफाई करेगा या फिर यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा, और अगर वो करेक्ट है देन इट्स फाइन, अलाउ कर देगा उसको, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा. ये एक वे हो गया. दूसरा क्या होता है, ये मेरा वेब सर्विसेज है, ये मुझे रिक्वायर्ड है. सो मैंने क्या किया, लॉग इन किया कहाँ पे, वेब सर्विस कंज्यूमर में, द एप्लीकेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन अगेंस्ट द यूज़र रिपोजिटरी. तो अब देखो यहाँ पे जाने के बदले डायरेक्ट यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा एंड देन यहाँ के वेब सर्विसेज मुझे अवेलेबल हो जाएंगे. सो दिस वर्क्स मोर बेटर, बराबर है. देन उसके आगे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखो. आपको यहाँ पे 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं. सबसे पहले क्या बोला है, बॉब ने क्या किया, बॉब आस्क सीए टू इशू अ सर्टिफिकेट. मतलब बॉब ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है. जैसे अगर मुझे अगर ऐसा कोई डिजिटल सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है ना, तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि जो टीसीएस है वो सीए है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. तो मैं उनके पास एप्लीकेशन फाइल करूँगा कि ओके ये एक XYZ टाइप का, ओके लेट्स सपोज कि मैं बोलूँगा कि आई एम वर्किंग एट मुंबई यूनिवर्सिटी
जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स रहते हैं वो पेपर्स मुझे सेंड या रिसीव करने रहते हैं, एंड देयर माइट बी चांसेस कि इफ़ आई सेंड दोज पेपर्स इन a plain text format without encryption, then it might get hacked or it might get accessed by someone else, and that will lead to a big problem. Paper leak हो जाएगा. So for that reason I required a digital certificate. सीए ने देखा, उसको लगा कि ओके मेरा जो एप्लीकेशन है वो जेन्यून है, देन सीए विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑन माय नेम. यूजिंग दिस सर्टिफिकेट हम लोग क्या करेंगे, ये सर्टिफिकेट यूज करके आई विल गो विथ मेरा आइडेंटिटी के साथ में ये सर्टिफिकेट मैं किसको भेजूंगा, देखो एलाइज को, बराबर है, टू प्रूव माई आइडेंटिटी कि ओके मैं यूनिवर्सिटी का ये अथॉरिटी लेवल पे हूँ. एंड नाउ जो पेपर है यू कैन प्रोवाइड इट टू मी, मैं आगे सर्कुलेट करूँगा. देन अभी बॉब ने अपना सर्टिफिकेट एलाइज को भेजा है, एलाइज उसको आग बंद करके मानेगी नहीं, वो क्या करेगी, शी विल सेंड द सेम थिंग फॉर टू सी ए फॉर अगेन वेरिफिकेशन कि ओके दिस इज द सर्टिफिकेट विच आई एम गेटिंग, इज दिस सर्टिफिकेट जेन्यून. ये रिक्वेस्ट गया सीए के पास, सीए ने अपना स्टेप 6 में देखो, सीए ने अपना डेटाबेस वेरीफाई किया. उसको अगर लगता है कि ओके उसको अगर वो सेम सर्टिफिकेट अपने डेटाबेस में मिला with a validation period which is not expiring currently at the same point, तो फिर वो पॉजिटिव रिप्लाई करेगा इन स्टेप 7, एंड विद दैट बॉब एंड अलाइज विल कंप्लीट द बिजनेस टास्क. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आपको और दो वर्ड्स मिलेंगे, एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और एक वैलिडेशन अथॉरिटी. तो सेम जो हम लोग देख रहे थे वही है. एबीसी शॉप है, इसके साथ अगर मुझे बिजनेस करना है, बराबर है, कोई तो बिजनेस डील हुआ है हम लोगों का, तो सबसे पहले देखो जो यूज़र ए है जिसको ये बिजनेस डील करना है एबीसी शॉप के साथ में, उसने सबसे पहले क्या किया, एप्लीकेशन फाइल किया टू रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जो किसका पार्ट है, सीए का पार्ट है, बराबर है. रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होता है जहाँ पे मैं एप्लीकेशन फाइल करूँगा. अब ये एप्लीकेशन क्या बोलेगा कि भाई मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करके दो, मैं मुझे ऐसा कोई मेरा बिजनेस है और वहाँ पे मेरा ये पोस्ट है और मुझे डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑथेंटिकेशन के लिए सिग्नेचर की ज़रूरत है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभी एनक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है. ये सेम जो रिक्वेस्ट है, ये सेम रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास गया. रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए. अगर उनको लगता है कि ये रिक्वेस्ट जेन्यून है तो वो फिर वो क्या करेंगे, वो रिक्वेस्ट को वो इशू कर देंगे सीए को, और सीए क्या करेगा, सीए अगेन भेजेगा. देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट बराबर है, वेरीफाई हो गया. देन अगर ये वेरिफिकेशन सक्सेस होता है तो सीए के पास जाएगा, और सीए क्या करेगा, सीए बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, CA will issue a public certificate, that digital certificate to user A. Now, using this public key certificate, user A will sign a contract or make a deal with the digital contract with ABC Shop. ABC Shop, before responding to user A, they will again send the same digital contract or information provided by user A to validation authority, which is again a subset of CA. तो वहाँ पे जाएगा, वैलिडेशन अथॉरिटी देखेगा कि ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं. तो अगर वैलिड है देन इट्स फाइन, अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसको मिलते रहेगा, और अगर वैलिड है तो वो सेम रिजल्ट जो है वो एबीसी शॉप को आ जाएगा. Once the authentication is positively done, successfully done, then they will do the business deal. So that's it. ये आपका पॉइंट है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ तक आपको ये नोट्स में से पढ़ना है जो मैंने अभी आपको बताया. अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो. अभी तक यहाँ पे जो भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, आई होप वो क्लियर है सबको. किसी को भी डाउट है कोई, एनीवन, एनी डाउट? No doubt, sir.
सो गाइज ये हम लोग का पुराना नोट्स है और इसमें से आपको ये वाले जो पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए ये वाले आपको पढ़ना है, पेज नंबर 95 से पेज नंबर 104 तक के। मैं ये डॉक्यूमेंट जो है वो CR के साथ शेयर कर दूंगा। भौमिक एक बार मुझे रिमाइंड करा देना आज अभी लेक्चर कंप्लीट होते होते हैं। ओके सर। मैं व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। हाँ, नाउ यहाँ से अभी अगर हम लोग अभी अपना यूनिट अगर स्टार्ट करें सो देखो आपको क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग के डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया। क्या मैंने बोला आपको, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की प्राइवेट की लगेगा। पब्लिक की फॉर एनक्रिप्टिंग द डॉक्यूमेंट, प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्टिंग द डॉक्यूमेंट, राइट। दिस इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राफी, जिसमें असिमेट्रिक सिमेट्रिक ये सब मैं अभी वो उसमें नहीं जा रहा हूँ, तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि ओके वी यूज पब्लिक की ऑफ रिसीवर टू एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट and receiver you will use his own private key to decrypt that document, ठीक है। एंड अगर मैसेज डाइजेस्ट के साथ में अगर भेजना है तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज डाइजेस्ट पे डॉक्यूमेंट हम लोग एनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग आवर ओन प्राइवेट की, and receiver will decrypt that same message digest to verify with the one calculated by at his end with the help of the sender's public key. मैसेज डाइजेस्ट विल बी डिक्रिप्टेड देयर। तो ये कंसेप्ट चलता है, ये पैटर्न चलता है और उसके साथ में आपको डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा। सो डिजिटल सिग्नेचर इज अ यूनिक आईडी, जैसे हम लोग साइन करते हैं जिसपे हम लोग का नाम दिखता है वैसा कुछ नहीं रहता है वो। और ये सब कुछ आपको किसके पास से मिलता है, सीए के पास से। सीए आर दी मेन अथॉरिटीज जो डायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसीज के नीचे आते हैं, तो उनको ऑथेंटिकेट दे आर बेसिकली ऑथोराइज्ड बाय CCA। सीए मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है, CCA मतलब कंट्रोलर ऑफ सीए बोलते हैं उसको हम लोग, जो मेन गवर्नमेंट लेवल पे अथॉरिटी रहता है, जो ध्यान में रखते हैं कि ऐसे सीए अपने अथॉरिटी अपने पावर्स को मिसयूज करके कोई जो जेन्यून पर्सन नहीं है या कोई ऐसे सर्टिफिकेट का मिसयूज करने वाला है उनको ना दे, सर्टिफिकेट इशू ना हो। बिकॉज आप देखो कि अगर हम लोग कोई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रेडिकल ग्रुप्स है, उनको अगर ऐसे सर्टिफिकेट अगर इशू हो गए गलती से भी, तो वो क्या करेंगे, वो अपने जो कुछ पर्पस है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए ये सेम सर्टिफिकेट का मिसयूज करेंगे। सो वो टाइम पे ऐसे ऐसे कोई सर्टिफिकेट के थ्रू जो पब्लिक की प्राइवेट की मिला रहेगा उसके थ्रू जब अगर वो अपने डॉक्यूमेंट को जब एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगे तो हम लोग उनको या जो अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो उनको कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा टू इंटरप्रेट द मैसेजेस विच दे आर सेंडिंग बिटवीन देमसेल्स। सो यहाँ पे देखो मेनली अगर हम लोग आज के टाइम पे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट की डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, ई कॉमर्स आता है। सो यहाँ पे क्या बोला है, ई कॉमर्स इन सिंपल लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय बाइंग और सेलिंग। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रिमेंबर, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स मतलब सिमिलर टाइप के गुड्स या सर्विसेज आप ऑनलाइन बाय या सेल करेंगे। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है आपको, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड रेंडरिंग द सर्विसेज ऑन इंटरनेट। अब चार टाइप के मेन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होते हैं आज के टाइम पे, जिसमें से हम लोग एक्टिवली कौन से यूज़ करते हैं और कौन से दूसरे हम लोग आगे यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया, इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे क्या बोला है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन एक्सेस का मतलब इट गिव्स द यूजर सर्च एंड रिट्रीव फैसिलिटी like a Google, where you can just go search or retrieve some information. Then interpersonal communication, exchange of information, we can discuss idea and improve their cooperation. तो ये एक टाइप का ई कॉमर्स हो गया। देन शॉपिंग सर्विसेज हम लोग को पता ही है। देन वर्चुअल एंटरप्राइजेस रहते हैं,
तो वर्चुअल एंटरप्राइज में आपको देखो क्या बोला है, दिस आर द बिजनेस अग्रीमेंट्स where trading partners who are separated by geography expertise are able to engage their joint business. Like आप देखो कि अगर हम लोग यूएस से यहाँ पे कोई कंपनी है, आईटी कंपनी, तो यूएस ने अपने जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे आउटसोर्स किए और हम लोग वो प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं। वो क्या हो गया, जॉइंट, ये हो गया जॉइंट बिजनेस हो गया। देन आईफोन के स्टोर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन आईफोन जो मेन उसका हेड ऑफिस या मेन कंपनी जो है वो यूएस का है। तो यहाँ पे जब आपने उसका एक स्टोर स्टार्ट किया है, देन वी आर अंडर अ फ्रेंचाइजी काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट, जहाँ पे हम लोगों को उसका फ्रेंचाइजी मिला है। सो ये वर्चुअल एंटरप्राइजेज होते हैं जो ऐसे जॉइंट बिजनेस में कहीं ना कहीं हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो जॉइंट बिजनेस में ये भी हो सकता है कि फेसबुक ने जैसे एक जॉइंट बिजनेस किया है, तो उसमें उन्होंने कोई एक दूसरे इंडियन कंपनी का सर्विस जो है वो फेसबुक पे अवेलेबल कर रहा है, तो वो भी जॉइंट बिजनेस होगा, राइट। आप दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो कि वी हैव लाइक जियो है, या फिर ओके जियो समझ लो, चलो जियो जो है वो आपको एक पोस्ट पेड कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सपोज 400-500 रुपीज़ में, और उसके सामने दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू सम अदर सर्विस लाइक अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपको एक जो नेटफ्लिक्स एंड जियो जो है वो आपस में कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। सेम वे नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम, ये दोनों भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आके अपने कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जियो और ये जो पार्टीज हैं इनके बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर ये लॉकडाउन के टाइम पे होता था तो फिर वो उसको हम लोग कैसे कंसिडर करते थे, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे क्या बोला है, एवरी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इज लाइक एनी अदर ट्रांजेक्शन बट देर इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन अ ट्रांजेक्टिंग पार्टीज, जो बायर एंड सेलर है वो। अब कभी कभी यहाँ पे हो सकता है एक से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, और बाद में जियो है, और जियो के साथ में सपोज और कोई दूसरे कोई पार्टीज जो है वो भी यहाँ पे सर्विस में आ रहे हैं। तो मोर देन 2 पार्टीज हो सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कैसे होंगे, तो आप देखो कि हम लोगों ने ना बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सारे जो रूल्स है वो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो रूल्स यूज होते थे ना वो काफ़ी अच्छे थे। हम लोग के कोई ऐसे रूल्स नहीं थे इसके पहले के, एंशंट इंडिया में रहे होंगे लेकिन हम लोगों को नहीं पता है वो। तो हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो रूल्स हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो हम लोगों के लोगों को हैबिट था, वही सेम रूल्स हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो 1872 में आप देखो कि मैंने आपको बताया था 1857 कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मंगल पांडे वाला। और उसके बाद में आप देखो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं, बराबर है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या मिल रहा है वो बता रहे हैं यहाँ पे, कि हम लोग के पास फिजिकली अगर 2 पार्टीज अगर बिजनेस करेंगे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वो हम लोग मेनली यहाँ पे बता रहे हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं ना, उसी का अगर आप देखेंगे तो उसी का आपको जो मेन जो बिजनेस है, वही बिजनेस का कुछ पार्ट, फिजिकल बिजनेस अगर कोई हो रहा है तो फिजिकल बिजनेस का ही मेन पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे वर्चुअल बिजनेस में भी लेंगे। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिफाइन हियर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो फिजिकली जो जो चीज़ें हो रहे हैं वैसे ही कुछ हम लोगों ने यहाँ पे वर्चुअली डिफाइन किए हुए हैं। तो जैसा फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसा ही कुछ आपका वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूज किया हुआ है। देन दूसरी बात, आप अगर कोई गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल करने के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये वाला यूज करेंगे, बराबर है। इन आईटी एक्ट 2000 सम प्रोविजंस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड रिलेटेड टू डिस्टेंस नेचर ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। इन दिस important implications on contract formation is given, मतलब यहाँ पे अभी वही है, इन इंडियन मेनी पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे बाहर की कंट्रीज में अगर आप देखेंगे ना तो वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत बार इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। सो उसमें क्या होता है बहुत बार कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैंने आप देखो कि अगर मुझे रूम किसी को रेंट पे देना है तो अभी मुझे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब मेरे पास अग्रीमेंट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मेरा कोई फ्रेंड है उसने रूम रेंट पे दिया रहेगा तो उसका जो अग्रीमेंट रहेगा फॉर्मेट वो सिर्फ मैं लेके आऊँगा और वहाँ पे सिर्फ घर का एड्रेस ये वो चेंज कर दूंगा। बाकी जो पार्टीज के नाम है वो चेंज करूंगा, बाकी का सारे पॉइंट्स जो है वो एज इट इज रखूंगा। अब मैंने वहां पे ध्यान से वो पूरे पॉइंट्स पढ़े ही नहीं है, तो अगर लीगली वहां पे कोई पॉइंट्स में अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो मुझे पता ही नहीं है। और दूसरी बात कि मेरे फ्रेंड ने वो कॉन्ट्रैक्ट और वो अग्रीमेंट जो है वो आगे और किसी के पास से लिया रहेगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि Indian people that are not paying attention to draft a contract, they normally copy other contract which will be harmful at the time of a dispute। तो अभी अगर मैंने रेंट पे दे दिया घर, बराबर है, और उसमें मैंने क्या किया, किसी दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट यूज किया। अब जिसको मैंने रेंट पे दिया वो घर खाली करने के लिए रेडी नहीं है। जब अगर डिस्प्यूट होगा आप, और तब जब अगर वो अग्रीमेंट के पॉइंट्स के ऊपर लॉयर्स जब ध्यान से देखेंगे सोचेंगे और बाद में सपोज पता चला कि यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट प्रॉपरली हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है जिसके बेस के ऊपर जिसको मैंने घर दिया है उसको मेरा घर खाली करना पड़े, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट। सो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट जो आपको ड्राफ्ट करना है ना उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और बहुत बार हम लोग लीगल पर्सन नहीं है, हम लोग को लॉ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट नहीं करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक लॉयर का हेल्प लेंगे जो हर एक वर्ड को टेक्निकली वहाँ पे प्रॉपरली हम लोग के फेवर में डाल के उसमें ऐड करें। Now, the industries that are using IT in their setup should be aware of legal aspects of ई-कॉन्ट्रैक्ट, कि कहाँ पे क्या चीज़ आपके फेवर में जा सकता है, क्या चीज़ आपके फेवर में नहीं जा सकता, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं कौन से वे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो अगर डिस्प्यूट हुआ तो मैं उस पे अगर कोर्ट में अगर जाके केस करूँगा तो क्या एक्शन हो सकता है, क्या क्या उसका रिएक्शन हो सकता है, ये सब देखेंगे हम लोग। उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला है, ई कॉमर्स के अंदर ई कॉन्ट्रैक्ट आर यूज्ड, लाइक अगर मैं अमेजोन से एक प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये एक ई कॉन्ट्रैक्ट आता है, एंड बेस्ड ऑन दिस ई कॉन्ट्रैक्ट ओनली आप देखो कि अगर मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट मुझे दिया गया है वो प्रॉपर नहीं है, आई कैन रिटर्न दैट प्रोडक्ट और अमेजोन को मेरा वो पैसा जो है वो रिफंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ई कॉन्ट्रैक्ट इज एनी काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म in the course of e-commerce by the interaction of two or more individual using electronic means such as email, interaction of an individual, बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक एजेंट, सब कुछ आएगा यहाँ पे। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मैंने आपको बोला कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था, जो आज भी हम लोग फिजिकल बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे, और वही सेम अभी हम लोगों ने उसके ही कुछ प्रोविजंस हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किए फॉर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। तो उसमें अगर आप देखेंगे एक होता है क्लिक रैप, एक होता है श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। और ये दोनों को हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेस के ऊपर डाला हुआ है, ध्यान से देखो। सो अब सबसे पहले आपको क्या बोला है, इन कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, एक ओरिजिनेटर होगा, बराबर है, जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट हो रहा है, और एक एड्रेस ही रहेगा जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो अगर मैं अपना घर रेंट पे दे रहा हूँ तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट बनाया तो मैं ओरिजिनेटर हूँ, और जिसको मैं रेंट पे दे रहा हूँ जो साइन करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट को, वो क्या हो गया, एड्रेस ही हो गया, बराबर है। तो वही यहाँ पे दिया आपको, ओरिजिनेटर जो सेंड कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज,
and addressing the parties do not meet physically, and there are no physical boundaries, no handwritten signature, तो वो टाइम पे आप ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। आप देखो कि हम लोग जो आईटी इंडस्ट्री में लगता है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि 50% आपके कंपनीज में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, वो आउटसोर्स्ड वाले रहते हैं। मतलब बाहर की कंपनीज जो है वो अपने कंट्री में अगर ये प्रोजेक्ट्स अगर कराएंगे तो उनको कॉस्टिंग बहुत हाई पड़ता है, और उस वही सेम चीज़ जब वो इंडिया में कराते हैं तो उनको उसका कॉस्टिंग बहुत कम पड़ता है, एंड दैट्स वाई वो प्रोजेक्ट्स जो है वो आउटसोर्स होते हैं। आप एग्जांपल देख रहे हो कॉल सेंटर का, तो कॉल सेंटर भी आप देखो कि आप कोई आपके कोई फ्रेंड्स या कोई अगर रहेंगे, आपने देखा रहेगा कि वी हैव ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस, यूके प्रोसेस, यूएस प्रोसेस। मतलब वहाँ के लोगों के लिए इंडिया से कॉल सेंटर चलता है, और यहाँ पे वो लोग उनके एक्सेंट में बात करते हैं, जैसे उसको जो वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि ओके कोई यूएस से ही कोई पर्सन है जो कॉल कर रहा है, बराबर है। और जो कंपनी है उनको बेनिफिट क्या होगा कि ये सेम कॉल सेंटर अगर वो अपने कंट्री में अगर ओपन करेंगे तो उनका वो सेम इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 10 to 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। वहाँ पे जितना सैलरी वो एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को पे करते हैं, उतना ही पैसे में यहाँ पे उनको 5 से 6 एम्प्लॉय मिनिमम मिल जाता है। तो इतना डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, originator is a person who sends, generate, store or transmit any electronic message to be sent, generated, stored। एंड एड्रेस ही कौन रहता है वो, एंड पार्टीज जो है वो फिजिकली मिलते नहीं है। अब मैंने एक सॉफ्टवेयर आउटसोर्स किया हुआ सॉफ्टवेयर, मतलब यूएस के कोई एक कंपनी ने मुझे सॉफ्टवेयर अपना आउटसोर्स किया, मैंने बना के उनको दे दिया। 50% उन्होंने एडवांस में पे किया था, 50% बाकी है। अब हम लोग फिजिकली मिले नहीं है, नो फिजिकल बाउंड्री आर देयर, कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट या अग्रीमेंट हुए नहीं है। अब अगर उन्होंने मेरा पैसा देने से मना कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? रिस्क फैक्टर तो बहुत हाई है, बराबर है। अब पैसा लेने के लिए मैं वहाँ पे जाऊँगा, तब कभी मुझे पैसा मिलेगा। और आप देखो कि अगर मैं छोटा सा, अगर हम लोगों का बिजनेस डील हुआ है, तो वहाँ पे जाने आने का जो मेरा फ्लाइट चार्जेस रहेंगे ना, उससे कम मुझे उनको से लेना निकल रहा है सपोज, या उतना ही मुझे लेना निकल रहा है। या अगर वो फ्लाइट चार्जेस हटा के अगर मैं, अगर बाकी का अगर मेरा जो पैसा बचेगा वो अगर देखता हूँ, तो मेरा कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गया, सपोज मेरा 1.5 लाख या 2 लाख लेना निकलता है, और मैं यूएस से जाके रिटर्न फ्लाइट अगर लेता हूँ, तो मेरा उसमें से 60-70% पैसा ऐसे ही निकल गया। तो अब मेरे पास बचा क्या? गेटिंग समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे रिस्क बहुत हाई है। अगर मेरा 2 लाख अगर लेना निकल रहा है, और अगर मैं अभी वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मैं उसकी कंट्री में जा रहा हूँ सबसे पहले तो कंट्री में जाने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं जाऊँगा, वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहेगा, मुझे देगा और मैं वहाँ से रिटर्न फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाऊँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं वहाँ पे रहूँगा, फिर वो कंपनी पे जाऊँगा, सो मतलब 2-3 दिन तो मेरे वहाँ पे निकल जाएंगे। मतलब मैं वहाँ जाऊँ, फ्लाइट चार्जेस, बाकी के जो मेरा स्टे रहेगा उसके चार्जेस, ये सब अगर पकड़ूँ, और वो अगर मुझे पैसा दे भी दे, तो जितना मैं मेरा पैसा उसके पास से लेना निकला, उसका 70% तो मेरा वहाँ पे जाके आने में खर्चा हो गया। गेटिंग? सो इसके लिए रिस्क फैक्टर हाई है, और वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और जुडिशियल इश्यूज जो है, ये एक सेटबैक है। क्यों? बिकॉज आपने अगर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एक पार्टी यूएस में है, एक पार्टी इंडिया में है, तो अगर इंडिया का पार्टी यहाँ के कोर्ट में अगर केस डाल भी दे, तो भी वहाँ पे ये केसेस वहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, उसका बहुत तकलीफ रहता है। तो वो जुडिशियल केस में भी नहीं आता है। इसके लिए जो कंपनीज एक दूसरे पे भरोसा करते हैं ना, वही ऐसे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट इन टुडेज टाइम। ये तो हम लोग को पता है, पहले यूज़ नहीं होते थे, अभी वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस के वे में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी किया है, तो वहाँ पे भी आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एविडेंस रहेंगे वो यहाँ पे यूज़ होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मेनली कैसे होता है, देखो यहाँ पे 3 मेन मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉनिकली। फर्स्ट क्या होगा? आर ईमेल,
या कोई एक वेबसाइट के थ्रू एंड अलग से कोई साइबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या क्या आएंगे, फिजिकल गुड्स जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे एंड ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे और फिजिकली वो गुड्स जो है वो डिलीवर होंगे आपको। दूसरा, आपने कोई एक सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप ऑनलाइन वो उसका सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे। जैसे सपोज मैं गूगल मीट का सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहा हूँ, तो अभी उन्होंने मुझे गूगल मीट का लाइसेंस्ड वर्जन दे दिया है ज़्यादा इसके जो मेन बेनिफिट्स रहेंगे उसके साथ में। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिजिटल प्रोडक्ट सच एज सॉफ्टवेयर विच कैन ऑल्सो बी ऑर्डर्ड, है ना, एंड सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, सेल ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। आप देखो कि आज के टाइम पे ऑनलाइन बैंकिंग होता है। आपको अगर कोई कंपनी के जैसे आईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस कोई भी है उसके शेयर्स अगर परचेस करना है, सो यू कैन जस्ट गो ओपन अ डीमेट अकाउंट और वहाँ पे आप वो शेयर अपने अकाउंट में रख सकते हो एंड वेन एवर रिक्वायर्ड यू कैन सेल दोज शेयर्स। सो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक चीज़ जो है वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है ना। मेरे पास फिजिकली कोई शेयर्स नहीं है, मेरा एक डीमेट अकाउंट है जो मैंने घर पे बैठ के बनाया है और वो डीमेट अकाउंट के अंदर मेरा पैसा है और उसमें से मेरे शेयर्स आए, गेटिंग। सो वो क्या हो गया, that is also one kind of a banking, one type of a digital contract, getting। elements of contract क्या क्या रहेंगे, so we have all these 7 elements of a contract। सबसे पहले क्या बोला है, ऑफर। अंडर सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस वेबसाइट एडवर्टाइजर्स आर इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट स्पेसिफाइड क्लियरली। ऑफर्स आपको मिलते हैं, आपने देखा रहेगा, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उनके पास से आपको ऑफर्स मिलता है लाइक ओके वी हैव अ बिग डे सेल, यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट के ऊपर इतना डिस्काउंट मिल रहा है। स्मार्टफोन जिसका ओरिजिनल एमआरपी इतना है वो आपको 1000 2000 डिस्काउंट में मिल रहा है। इट इज़ लाइक दैट। So when person respond by mail, fill out online form built into a web page, they make an offer which can be either accepted or rejected. So an invitation to offer is not capable of making a binding contract on its own until it is accepted। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि कभी कभी आप देखो कि आप एडवर्टाइज में दिखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ओके यहाँ पे अब फ्लिपकार्ट जो है ना ये बहुत ऐसा फालतूगिरी करता है। आपने बहुत बार देखा रहेगा कि समथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री, समथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर 1 रुपी ओनली, और आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इतने हज़ार का शॉपिंग करने के ऊपर कुछ चीज़ आपको फ्री मिल रहा है। या फिर बहुत बार आपको बताता है कि ओके दिस प्रोडक्ट चार्जेस इज जस्ट 5000 2000, बाद में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फ्लिपकार्ट जो है वो मेनली ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स प्ले करता है। अमेजोन अपना रेपुटेशन के हिसाब से ऐसे ऐसे कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। वो अगर आपको बोलेगा कि हाँ ऐसा कुछ है तो उसके बाद में वो वहाँ पे ही कहीं ना कहीं उसी के रूल्स अपने जो रहेंगे उसी के ऊपर वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड दस एन ऑफर मेड मस्ट कैरी द इंटेंशन ऑफ एंटरिंग इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एक्सेप्टेंस, नाम पे से पता चल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एक्सेप्ट द पोस्टल एक्सेप्टेंस टूल, मतलब आपको फिजिकली वो नहीं मिलेगा लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब अगर आप कोई बहुत बड़ा कुछ कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं जो हज़ारों करोड़ मतलब लैक्स में है, करोर्स में है, तो वो टाइम पे आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसका एक फिजिकल कॉपी बाद में आप कुरियर से आप जो पार्टी है वो आप पार्टी आपस में शेयर कर लेंगे, बराबर है। लेकिन अगर छोटे मोटे हम लोग के जो डील होते हैं ई कॉमर्स टाइम, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, contract must be communicated to offer or before a contract can be in existence under the rule acceptance of a contract is said to occur at a time the acceptance posted, and communication of acceptance is complete against the proposer when it is put in the course of transmission to him and as against the acceptor। देन लॉफुल कंसिडरेशन में क्या बोला आपको, देखो लॉफुल कंसिडरेशन शुड बी देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लॉफुल मतलब वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बताएंगे कि ओके एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे हम लोग ये कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं,
सो अब यहाँ पे क्या बोला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रॉब्लम्स may arise at a time when consideration is merely executory, like when an online shopping site promises to supply an item. तो वहाँ पे ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के स्पेसिफिक क्या रूल होने चाहिए वो हम लोगों के पास अभी भी डिफाइंड नहीं है। एंड हेंस इफ़ यू सी कि बहुत बार अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मैं कुछ प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ और उनके पास वो प्रोडक्ट नहीं है एंड दे आर कीप ऑन डिलेइंग दैट प्रोडक्ट, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप खाली उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपने ऑनलाइन टिकट्स अगर परचेस किए, आप देख लेना, आपने अगर ऑनलाइन टिकट परचेस किए और सडनली अगर जो फ्लाइट्स है या वो फ्लाइट्स में अभी प्लेस नहीं है, या फिर अगर आपका ट्रांजैक्शन जो हुआ उसमें उनके सर्वर साइड से अगर कोई बुकिंग कंफर्मेशन नहीं आया, अभी आपको वापस फ्लाइट टिकट्स बुक करना है, तो आपका प्रीवियस जो पैसा है वो कभी रिफंड होगा उसका कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम है। और उसके लिए क्या बोला, अनदर प्रॉब्लम इज दैट सच लॉज कैन नॉट अप्लाई व्हेन अनोनिमस कंप्यूटर, मतलब मेरा पर्सनल ऑफिस कंप्यूटर या ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन शॉपिंग जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अपना लैपटॉप यूज़ करूँगा तो ही मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। मैं लैपटॉप की जगह पे मैं अपना कंप्यूटर, ऑफिस का या फिर किसी दूसरे फ्रेंड का, किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ। लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट पर्पस शुड बी लॉफुल वन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप देखो कि पहले अगर बैंक्स अगर लोन देते थे और अगर कोई पर्सन अगर लोन रीपे नहीं करते थे ना, तो उनके रिकवरी एजेंट्स आते थे। रिकवरी एजेंट का मतलब इन शॉर्ट हो गया कि बैंक गुंडे भेजते थे डराने धमकाने के लिए, और वो ज़बरदस्ती रिकवरी करते थे। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टर्म्स कंडीशन है वो लॉफुल होने चाहिए। मतलब अगर मैंने आपके पास से सपोज लोन लिया है, अब मैं लोन रीपे नहीं कर रहा हूँ, आपने ज़बरदस्ती आके अगर मेरे मेरे घर में अगर तकलीफ दिया, मेरे घर वालों को धमकाया, तो अब आप देखो कि प्रॉब्लम मैंने किया है, लोन मैंने लिया है, रीपे मैं नहीं कर रहा हूँ, और आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप धमका रहे हैं मेरे घर वालों को या फिर आप उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, जिनका कोई फॉल्ट ही नहीं है इसमें। सो ये जो है ना, ये लॉफुल होना चाहिए। मतलब मैंने अगर प्रॉब्लम किया है तो वहाँ पे जो लोग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, जिनको इसका आइडिया ही नहीं था, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट विल नॉट एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इनलीगल और वायलेंट पब्लिक पॉलिसी। सो अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स अगर मैंने डाले ना जहाँ पे आपके रिकवरी एजेंट आके रिकवरी कर सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट वैलिड ही नहीं है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड कंसिडर करेंगे। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन वैलिड ही नहीं है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको वैलिड कंसिडर नहीं करते। ठीक है, कॉम्पिटेंट पार्टीज आर द नेचुरल एंड लीगल पर्सन। नेचुरल मतलब इंडिविजुअल आएगा, लीगल पर्सन मतलब एक बड़ा सा कंपनी है, उसको लीगल बोलेंगे। अगर इंडिविजुअल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है ना, मैं आप और कोई, तो उसको नेचुरल पर्सन बोलते हैं। लीगल पर्सन मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ऑन पेपर रजिस्टर्ड कंपनी है एज पर कंपनीज लॉ 2013। अपने सीए सुने रहेंगे, जो सीए कंपनी लॉ पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले कंपनी लॉ पढ़ते हैं, तो वो जो लॉ है उसके हिसाब से एक रजिस्टर्ड कंपनी है, और वो कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, तो वो लीगल पर्सन हो गया। सो कंप्यूटर इज नाइदर अ नेचुरल और अ लीगल पर्सन, सो ऑपरेटर ऑफ अ कंप्यूटर कम्स इनटू अ पिक्चर। मतलब बहुत बार बोलने के लिए ये भी हो सकता है ना कि बहुत को लोग प्रूव करने के लिए ये भी करें क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया था, नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन किया था, तो ऑनलाइन कौन पिक्चर में था, कंप्यूटर था, तो नाउ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बराबर है। सो यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी में कंप्यूटर कैन नॉट बी अ नेचुरल और अ लीगल पर्सन, लेकिन वो कंप्यूटर को जो ऑपरेट कर रहा है ना, वो नेचुरल या लीगल पर्सन रहेगा। नेचुरल मतलब इंडिविजुअल, लीगल मतलब अ कंपनी और अ ग्रुप ऑफ कंपनी, और उसके आगे क्या बोला है, फ्री कंसेंट। अब एनोनिमस कंप्यूटर क्लियरली कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी, ये तो हम लोग को पता है। तो अगर वो कोई भी कंप्यूटर एक लीगल पार्टी नहीं हो सकता, तो वो टाइप पे फ्री कंसेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है ना, वो ही वो पर्सन वहाँ पे कंसिडर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, ये हम लोग बता रहे हैं।
देन सर्टेनिटी ऑफ टर्म शुड बी लॉफुल, मतलब आप कुछ भी उठा के कुछ भी टर्म्स डालेंगे ऐसा नहीं चलेगा। जैसे अगर 10 लाख का हम लोग का डील हुआ है और मैं बोलूँगा कि ओके आपने अगर ये डील ब्रेक किया देन यू सपोज टू पे 50 lakhs टू मी, ये लॉफुल नहीं है। तो आपको अगर फाइन लगाना है वहाँ पे कुछ पेनल्टी लगेगा। अगर कोई एक पार्टी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है तो वो पेनल्टी भी एक लिमिट में होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा या छोटा है उसके हिसाब से वो होना चाहिए। आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन रखेंगे वैसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट है। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, जब अगर कोई बायर ऑनलाइन अगर कुछ बाय करता है तो वहाँ पे आपको एक बटन मिलता है आई अग्री करके। सो अगर ऐसा कोई बटन मिलता है आप उसको अग्री करते हो, बराबर है, टू डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर और टू परचेज समथिंग ऑनलाइन। सो वो टाइम पे ये आपका क्लिक एंड रैप कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट, टाइप एंड क्लिक एंड आइकन क्लिक। आइकन क्लिक मतलब आई अग्री का आई एक्सेप्ट का आइकन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करो डाउनलोड हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, या फिर आगे आपका प्रोडक्ट जो परचेस करे वो परचेस हो जाएगा। और फर्स्ट में क्या रहेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा लाइक आई अग्री, या फिर वहाँ पे लिखा रहेगा एक रेडियो बटन आई अग्री वाला, तो आपको वो रेडियो बटन सिलेक्ट करना पड़ेगा आई अग्री या आई एक्सेप्ट, जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस में होता है सेम चीज़। सो यहाँ पे क्या बोला है, टाइप एंड क्लिक इज अ टाइप एंड क्लिक कॉन्ट्रैक्ट वेयर यूजर मस्ट टाइप आई एक्सेप्ट और अदर स्पेसिफाइड वर्ड इज ऑन अ स्क्रीन बॉक्स एंड देन क्लिक सबमिट, बराबर है। आइकन में क्या होगा, आपके पास ओके और आई अग्री वाला बटन रहेगा। एज सुन एज यू क्लिक ऑन दिस बटन कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपके साइड से एक्सेप्ट हो गया और उसके बाद जो एक्शन होना है वो हो जाएगा। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, कैंसल या क्लोज द ब्राउजर या विंडो। श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट, अब ये बहुत बेकार रहता है। श्रिंक रैप वाले क्या रहेंगे, यूजुअली लाइसेंस अग्रीमेंट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाइंग इन केस ऑफ श्रिंक रैप विथ ओपनिंग ऑफ अ पैकेज। अब देखो मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर परचेस किया है, जैसे मैंने जो गूगल मीट है इसका लाइसेंस वर्जन परचेस किया, बराबर है। तो लाइसेंस वर्जन परचेस करने के बाद में उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखेगा, मतलब मैंने पैसा तो भर दिया पहले और उसके बाद में मुझे यहाँ पे उसका लाइसेंस विजिबल है। तो पैसा भरने के बाद अगर लाइसेंस विजिबल हो रहा है तो उससे मैं कुछ नहीं कर सकता, बराबर है। तो उसमें मुझे वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं मिला है। या फिर आप समझो कि आप कोई एक लाइक आप स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं हम लोग, तो अब जब स्मार्टफोन परचेस कर रहे हैं तो आप देखो कि वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, राइट, कि आपको वहाँ पे स्मार्टफोन परचेस करने के बाद में उसके कॉन्ट्रेक्चुअल वारंटी कार्ड सब कुछ उसके अंदर आता है। सो इफ़ यू आर नॉट अग्री विद द वारंटी कार्ड या द टर्म्स कंडीशन ऑफ दैट, तो वो टाइम पे आप देखो कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार पैक अगर मोबाइल अगर एक बार ओपन हो गया तो वो ख़त्म, उसको वो हम लोग सेकेंड हैंड ही कंसिडर करेंगे बाद में, तो आप उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते। एक बार आपने बॉक्स ओपन किया, सील ओपन किया उसके बाद में तो आपको पैकेज ओपन करने के बाद में उसके अंदर प्रोडक्ट के टर्म्स कंडीशन पता चलता है, ये है। तो श्रिंक रैप अग्रीमेंट्स आर सिंपली दोज विच आर एक्सेप्टेड बाय यूजर एट अ टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आप कोई एक पीसी सूट या कुछ डाल रहे हैं, या कोई आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं, है ना। सो एडिशनल टर्म्स कैन बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर लोडिंग द प्रोडक्ट ऑन द कंप्यूटर एंड देन इफ द बायर डज नॉट अग्री with those additional terms then he has an option of returning the product, वही हो सकता है। लेकिन मोबाइल स्मार्टफोन में तो हम लोग रिटर्न भी नहीं कर सकते अगर वारंटी कार्ड में डिफाइंड कुछ टर्म्स कंडीशन हम लोगों को कंफर्म या प्रॉपर नहीं लगता है। तो आप देखो कि स्मार्टफोन में आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आपने वो ओपन करने के बाद में अगर उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अगर एक वीक के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है देन वो आपको रिप्लेस करके दूसरा फ़ोन देंगे, लेकिन रिफंड पैसा वापस तो नहीं मिलता है। As soon as purchaser tears the package or a cover for accessing the software or a product, shrink wrap agreements gives a protection by indemnifying the manufacturer of the product for any copyright or IP, that is intellectual property violation. So यहाँ पे आपके पास क्या बोला है कि in India there is no stable judicial decision, कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग कहाँ पे केस करेंगे और उसका डिसीजन अपनों के फेवर में आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता है। So shrink wrap contract is end user contract. Once the end user opens the package
आप अगर आप देखेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन है ना वो इफेक्ट में आ जाएंगे, लाइक लाइसेंस, राइट टू यूज़, फीस जो आपने पे किया है वो, फॉरम क्लॉज जो रहेंगे, वारंटी कार्ड जो आपको मिलते हैं जैसे मैंने आपको बताया, या लिमिटेशन एंड लाइबिलिटी, बस। उसके बाद में यहाँ पे आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन क्लिक रैप एंड श्रिंक रैप, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वो पॉइंट्स यहाँ पे कंबाइन दिए, पढ़ लेना। वैलिडिटी ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला है देखो, द IT Act 2000 provides various procedural administrative guideline and regulates the provision relating to all kinds of electronic transaction. This includes computer data protection, authentication, documents, वही है। और उसके आगे क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट हैव गिवन रिकग्निशन बाय IT Act but majority feels it less secured to get into any kind of online contract. देन ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे वो लेस सिक्योर है, आपको गारंटी नहीं है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी गए तो कहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे हम लोगों के फेवर में डिसीजन आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता है हम लोगों को। तो आप जब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो जस्ट मेक श्योर वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो भी आपको प्रॉमिस किया वो मिलेगा, और नहीं मिला तो भी आप लीगल क्या केस कितना केस कर पाएंगे वो कुछ पता नहीं है। सो इन केस ऑफ ब्राउज अप कॉन्ट्रैक्ट, ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट, we usually accept terms and condition of a contract by clicking button that indicate, and in case of shrink wrap contract or a purchase software, जो आपका असेंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जैसे ही आपने वो प्रोडक्ट ओपन किया आपका जो असेंट है वो वहाँ पे मिल गया उसको, बराबर है। अब एक एग्जांपल समझो कि अगर मैं सपोज ऑनलाइन आपने देखा है कि हम लोग अमेजोन से गोल्ड भी परचेस कर सकते हैं। अब मैंने कोई गोल्ड कॉइन परचेस किया अमेजोन से, अब मुझे अगर वहाँ पे लगता है तो कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट परचेस तो किया लेकिन बाद में सॉरी वो मैंने गोल्ड परचेस तो किया और बाद में रिटर्न करने के टाइम पे मैंने वो रियल गोल्ड कॉइन के जगह पे कोई फेक गोल्ड कॉइन दे दिया। सो अब क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न टर्म्स कंडीशन भी कुछ प्रॉपर रहेंगे कि मैं जो पैकेज रिटर्न कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, और जो रिटर्न लेने को आ रहा है उसके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे ना, राइट। या मैं बोलूँगा कि आप जब गोल्ड कॉइन अगर परचेस कर सकते हो देर इज़ नथिंग कि आप वापस उसको वापस वो गोल्ड कॉइन जो है उसको रिटर्न कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम है कि आपको अगर वो गोल्ड कॉइन पसंद भी नहीं आया तो भी आप बाद में कुछ नहीं कर सकते। I hope this is clear. Any doubt, anyone? No, sir, that's it. So यहाँ पे देखो क्या बोला है, the courts in other countries जैसे USA have dealt with validity and enforcement of contract। जैसे कौन से दो टाइप के हम लोगों ने पढ़े वो, इट वॉज हेल्ड दैट द फेमस केस, जब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक जाइडनबर्ग और प्रो सीडी एनक्लेव्स है, प्रो सीडी एनक्लेव वर्सेस जाइडनबर्ग है, दैट द वेरी फैक्ट दैट परचेसर आफ्टर रीडिंग द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस फीचर्ड outside the wrap license opens the cover coupled with fact that he accepts the whole terms and condition। मतलब यहाँ पे ये ऑलरेडी ऐसा केस हुआ था जहाँ पे आप जैसे ही अगर वो पैकेज ओपन करते हो इसका मतलब ये है कि आपके वो टर्म्स कंडीशन आपने एक्सेप्ट कर लिए। तो अब आप देखो कि ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना, आप लाइसेंस उसके अंदर दे रहे हो और जब तक मैं अगर वो प्रोडक्ट ओपन नहीं करूँगा तब तक हम लोग वहाँ पे उसके टर्म्स कंडीशन पढ़ नहीं पाएंगे, और जैसे मैंने ओपन किया मतलब बाय डिफॉल्ट उसके टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, ऑन स्क्रीन बाय अ की स्ट्रोक कंस्टिट्यूट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स बाय कंडक्ट। Thus, it is confirmed that shrink wrap agreements are valid contract and are enforceable against the purchaser। जबरदस्ती आप उसके पास एक्सेप्ट करा रहे, बट enforceability of a shrink wrap agreement is extended as far as general principle of contracts are not violated। मतलब आप जो जो स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन है वही जब तक आप रख रहे हो अपने ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब तक वो वैलिड है। अगर स्टैंडर्ड टर्म्स कंडीशन छोड़ के आप कोई बहुत ही हार्श कुछ पॉइंट रख रहे हो जो टेक्निकली वैलिड ही नहीं है तो वो टाइम पे आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कंसिडर हो जाएगा।
जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ओके मैंने एक एजुकेशन लोन दिया है ये पर्सन को, अब अगर वो 3 साल या 4 साल में मेरा एजुकेशन लोन रीपे नहीं करता है, देन ही सपोज टू वर्क फॉर माई कंपनी लाइफ टाइम विदाउट एनी पेमेंट। तो ये क्या हो गया, ये तो बहुत हार्श कंडीशन हो गया। या फिर मैं बोलूँगा कि जितना लिया है उसका डबल आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो हार्श। मतलब ये वैलिड पॉइंट्स ही नहीं है अगर ऐसा कुछ हम लोग ऐड कर रहे हैं तो। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट पार्ट। एनीवन एनी डाउट्स टिल नाउ? किसी को कोई डाउट नहीं है? एवरीवन क्लियर है सबको? यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। एक नेक्स्ट आपको टर्म क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द प्रिंसिपल एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कि कहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, ओके ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं हम लोग। अभी आपको कुछ डाउट है तो पूछो। विल स्टॉप हियर ओनली आज के लिए।